नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। जापान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अबेनामिक्स के सिद्धांत देने वाले शिंजो आबे को शुक्रवार को एक अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी। जापान के सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे आबे को गोली मारे जाने की खबर से पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्हें पीछे से उस समय गोली मारी गई जब वे एक चुनाव प्रचार के सिलसिले में नारा शहर में लोगों को सड़क पर संबोधित कर रहे थे। तो वहीं अब खबर है कि शिंजो आबे का निधन हो गया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया गमगीन है। बता दें, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर आबे को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हुए हमले के बाद उनका निधन बेहद दुखद है। वे भारत हितैषी राजनेता थे। विनम्र श्रद्धांजलि। आतंक की ये घटना निंदनीय है और दुनिया भर के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को पंचायत अधिनियम के तहत मसौदा नियमों को मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट बैठक में नियमों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे, जिनके पास पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भी हैं। पेसा अधिनियम 1996 में संसद द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने की आवश्यकता थी। कैबिनेट बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनावों में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने का कांग्रेस का वादा गुरुवार को पूरा हुआ। समाज के सभी वर्गों को ग्राम सभा समितियों में प्रतिनिधित्व मिलेगा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र की आत्मा है, मतदान लोकतंत्र का प्राण है। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र के माध्यम से अपनी सरकार चुनते हैं। अभी ग्राम सरकारों के चुनाव हो रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे गांव जैत में भी मेरी अपील मानते हुए जनता जनार्दन ने अपने सरपंच और सारे पंचों को निर्विरोध चुना है। लोकतंत्र की आत्मा है मतदान। हम मत के माध्यम से ही अपनी सरकारें चुनते हैं। अभी ग्राम सरकार के चुनाव हो रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे गांव जैत में भी मेरी अपील मानते हुए जनता जनार्दन ने अपने सरपंच और सारे पंचों को निर्विरोध चुना है। समरस पंचायत है ये। जनपद सदस्य का चुनाव भी निर्विरोध हुआ है। केवल जिला पंचायत के सदस्य के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इसलिए मैं परिवार के साथ अपनी धर्मपत्नी और दोनों बेटे, हम चारों अपने मतदान का उपयोग करने, अपने गांव में अपने मत का उपयोग करने आए हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि निर्वाचित सरकारें प्रदेश, देश, नगर और गांव चलाती है, इसलिए हर एक को अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सब मतदान करें, क्योंकि इसी के माध्यम से चुने हुए लोग हमारी आकांक्षाओं। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विकृत मानसिकता के लोग धार्मिक भावना को आहत करने के लिए ट्विटर को टूल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए ट्विटर को एक पत्र लिखा है। तो वहीं उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी जानकारी दी। आप भी सुनिए। हमने ये पत्र कल भी विभाग से जारी किया था और आज ये हम ट्विटर के लिए एक व्यक्तिगत पत्र भी लिख रहे हैं कि इस तरह के जो सांप्रदायिक और दूसरे के धर्म को या भावना को ठेस पहुंचाने वाले में ट्विटर को टूल का उपयोग कर रहे हैं, वो टूल का उपयोग ट्विटर का न हो।
किसी की भावनाएं आहत न हो, इसके लिए ट्विटर को आगे आना चाहिए। कोई जुर्माना नहीं होगा, हमने उनको संदेश दे दिया है। हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं करे। बच्चों को समझाइश जैसी चीज तो दी जा सकती है। हम हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे? वो विषय ऐसा नहीं है जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है। चूंकि उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, शोर के कारण से सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे बच्चे और उनके पालकों के फोन आए थे, तो उसमें उन्होंने उसका किया है। मैंने कलेक्टर को विस्तार से जांच के आदेश दे दिए। कांग्रेस का इंटरेस्ट का विषय दरअसल सांप्रदायिक रहता है और इस तरह के मामलों में वो चुप हो जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी जो है, आज भी जैसे ही कोई बयान आता है मुसलमानों से संबंधित, तो वो उसमें सांप्रदायिकता का खेल खेलने लगते हैं। आज भी उन्होंने जो ट्वीट किया है वो मुस्लिमों के ऊपर ही उनका ट्वीट आया है। ये खेल कांग्रेस का है। काली जैसे मामले पर वो नहीं बोलेंगे, ये हम जानते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी का मतदान 18 तारीख को है और 18 तारीख को जो मतगणना है नगरपालिका, नगर पंचायत, नगर निगम की, सम्मानित विधायकगण महामहिम के चुनाव के मतदान के लिए भोपाल में रहेंगे। तो क्या 1-2 दिन इसको हम चुनाव आयोग से आग्रह कर सकते हैं क्या? ऐसा भी विचार चर्चा में नेता प्रतिपक्ष जी के साथ आया। धमकी पता नहीं वो क्यों देते हैं, क्यों भय का वातावरण बनाना चाहते हैं और काल्पनिक बातें क्यों करते हैं। जब 28 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे तब भी उन्होंने कहा था कि अगली विधायकों की बैठक सीएम हाउस में होगी, अगला 15 अगस्त का झंडा हम फहराएंगे। ये सब बातें उनकी ऐसी ही है और वही कारण है, ऐसी बातें होने के कारण से अब उनकी बातों से लोगों का विश्वास उठ गया है। 15 महीने क्या 15 साल तक कमलनाथ जी नहीं आने वाले मध्य प्रदेश में। ऐसी व्यवस्था 15 महीने में वो कर गए। जो भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य उन्होंने किया, जो अराजकता का राज मध्य प्रदेश में हुआ, उसके कारण से अब जनता 15 साल इन्हें नहीं आने देगी। पिछले 24 घंटे में 115 नए कोरोना के प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में आए हैं, जबकि 125 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर गए। प्रदेश के अंदर एक्टिव केस अब 778 वर्तमान में है। जो संक्रमण दर है हमारी 1.70 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। 4 पुलिसकर्मियों के एक्टिव केस वर्तमान में प्रचलन में है। जो वैक्सीनेशन हुआ है 24 घंटे में वो 42,308 है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ है 12,07,36,042 लोगों को वैक्सीनेशन। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ इस तरीके की बयानबाजी क्यों करते हैं। हालांकि इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के लिए कहा कि सौदेबाजी कर मेरी सरकार गिराई गई थी। हालांकि हमने फिर से उस सरकार का गठन कर लिया है, लेकिन इस दौरान कमलनाथ का सीएम शिवराज पर पलटवार भी देखने को मिला है, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव में कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है और कहा है कि सौदेबाजी कर मेरी सरकार गिराई गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में कोई विकास कार्य नहीं होने के आरोप पर कमलनाथ ने पलटवार किया। कमलनाथ ने कहा कि मेरे जनहितैषी कार्यों से घबराकर सौदेबाजी कर मेरी सरकार बीच में ही गिरा दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मेरी 15 माह की सरकार के जनहितैषी कार्यों, जनहितैषी योजनाओं, विकास कार्यों, प्रदेश की दशा दिशा बदलने की संकल्प से घबराकर तो सौदेबाजी और बोली से मेरी सरकार बीच में ही गिरा दी गई और अब झूठ परोस रहे हैं कि मेरी सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी, मेरी सरकार के 15 माह के कार्य आज भी आपकी 15 वर्ष की सरकार पर भारी हैं।
मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान का शुक्रवार को तीसरा और आखिरी चरण है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई, जो 3 बजे तक चलेगी। चल चुकी है। तीसरे चरण में 39 जिलों में 92 विकास खंडों की 6,607 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हो रही है। आखिरी चरण में 1,13,11,479 वोटर गांव की सरकार चुनेंगे। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है। सुबह 11 बजे से 40% वोटिंग हो चुकी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले में अपनी विधानसभा क्षेत्र बुधनी के गृह ग्राम जैत में परिवार के साथ पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया। ग्राम जैत की पंचायत समरस पंचायत है। इस पंचायत के सभी पंच और सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं। ग्राम जैत से बुधनी जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 13 से जनपद सदस्य का निर्वाचन भी निर्विरोध हुआ है। जिला पंचायत सदस्य के वार्ड क्रमांक 14 के उम्मीदवार के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और सपा नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को ही कॉलर ने जान से मारने की धमकी दी थी। कॉल करने वाले का नाम नासिर है। उसने साध्वी को किए कॉल में खुद को इकबाल कास्कर का आदमी बोला था। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को भी जून में ही धमकी मिली थी। इस धमकी के बाद से पूरा परिवार सदमे में आ गया था। उसके बाद उन्हें व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी मिली थी। कॉलर ने अपर्णा यादव को 72 घंटे में जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल अपर्णा यादव मुलायम यादव की छोटी बहू हैं। वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रभावित थी। इसी वजह से यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली थी, जिसके बाद उन्हें धमकी भरे कॉल आते थे। करो, तुम्हारा नाम भी बता दो। अगर फोन पे ही बोल रहे हो तो बता दो नाम, कौन हो तुम? इकबाल कास्कर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कास्कर कौन है? ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कास्कर? ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे? क्यों करोगे भैया? क्या कारण है, बताना जरा। क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या? हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। अच्छा, और मुसलमान क्या करते हैं? अमृत बरसाते हैं। मुसलमान अमृत बरसाते हैं। हमने क्या कहा जिसके लिए तुम्हें तकलीफ हो गई? क्या कहा जिसके लिए तकलीफ हो गई? उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा। अरे हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा? तुम तो हमारी हत्या कर। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के चलते मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आगे बढ़ सकता है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में सहमति बन गई है। बता दें, 5 दिवसीय मॉनसून सत्र 25 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित होना था, जिसे अब अगस्त में आयोजित करने की बात हो रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मॉनसून सत्र को आगे बढ़ाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सुझाव आया था। पक्ष और विपक्ष दोनों में इस पर सहमति बन गई है। मिश्रा ने कहा कि हम राज्यपाल को सहमति पत्र भेजेंगे। इसमें सत्र को अगस्त में बुलाने के लिए आग्रह करेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 25 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा डिजिटल की तरफ आगे बढ़ रहा है। मॉनसून सत्र के लिए 819 ऑनलाइन प्रश्न और 697 ऑफलाइन प्रश्न विधायकों ने पूछे हैं। सत्र के लिए कुल 1516 प्रश्न विधायकों ने सरकार से पूछे हैं। इसमें से 765 तारांकित और 751 अतारांकित प्रश्न हैं। धार जिले के धामनोद थाना अंतर्गत हाईवे पर विगत दिनों योजनाबद्ध तरीके से कार में सवार विनोद साहू नामक
व्यक्ति पर गोली चलाई गई थी। गोली साहू के कंधे पर लगी थी। उनसे लाखों रुपए की लूट और कार लेकर आरोपी ब्रोकर और उसकी पत्नी फरार हो गए थे। धामनोद पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में लूट करने वाले 2 आरोपी और घटना के मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे प्रकरण में फरियादी की दूसरी पत्नी सपना साहू की मास्टरमाइंड होने की बात कही गई है। धामनोद पुलिस ने लूटा गया मशरूका बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत तकरीबन 8 लाख रुपए है। सपना साहू विनोद साहू के साथ नाम बदलकर सफर कर रही थी, जबकि पुलिस को उसने अपना नाम सलोनी साहू बताया था। वहीं राजेश नामक ब्रोकर का नाम भी नवल सिंह था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि सपना साहू और राजेश ये दोनों जेल के पूर्व के साथी थे। जब धामनोद पुलिस ने सपना का रिकॉर्ड खंगाला तो उस पर इंदौर जिले में धोखाधड़ी, कूट रचना, अपहरण, जालसाजी के कुल 6 अपराध पंजीबद्ध पाए गए हैं और आरोपी राजेश उर्फ नवल सिंह के विरुद्ध भी लूट, मारपीट, अवैध हथियार रखना, अपहरण, डकैती जैसे गंभीर प्रवृत्ति के अपराध इंदौर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध पाए गए हैं। सनसनीखेज गोलीकांड की घटना सामने आई थी, जिसमें जो विनोद साहू और उसकी पत्नी के द्वारा ये रिपोर्ट की गई थी कि उनके साथ में जो उनके 2 साथी थे, इनके द्वारा गोली मार के फरार हुए हैं। पुलिस जब उसके तह में निकली तो जो मामला सिंपल गोलीकांड से हट के एक अलग था। एक सपना साहू जो कि उसके साथ विनोद साहू फरियादी के साथ में थी, शालिनी साहू के नाम से ट्रेवल कर रही थी। साथ में एक राजेश नाम का भी व्यक्ति था जो कि नवल नाम से था, और एक रेणु। ये चारों लोग जा रहे थे और एक प्रॉपर्टी के इशू के लिए जा रहे थे। इसमें राजेश ने गोली मारी थी जो उसके कंधे में लगी थी, और राजेश और रेणु फरार हो गए थे। किंतु ये घटनाक्रम सामने आया है कि इसमें सपना साहू अपने पति विनोद साहू का मर्डर कराना चाहती है, उसको मारना चाहती है, और उसने साथ के लिए अपना राजेश और रेणु का सहयोग लिया है। सपना साहू पर भी करीब 6 प्रकरण हैं। राजेश भी 9 प्रकरणों में कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुआ है। पुराने साथी है जेल के, ये राजेश का उपयोग करके विनोद को मारने के लिए इस पूरे घटनाक्रम को उसने रचा था, और साथ में एक रेणु जो कि राजेश की मित्र थी, उसको साथ में लिया था। प्रॉपर्टी के नाम पे ये उसको ले जाके मारना चाहते थे। वहाँ पर कुछ कारणवश वो घटना मार नहीं पाए, सिर्फ घायल कर पाए, इसलिए ये पूरा घटनाक्रम रच के उन्होंने लूट के संबंध में ये सारी चीज़ें बताई है। पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में व्हीकल, कट्टे, कारतूस, मोबाइल, सारे चीज़ें जब्त। छत्तीसगढ़ में हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जगहों पर जलभराव की खबर है, वहीं पहाड़ी इलाकों में नाले भी उफान पर हैं। इस बीच एक बड़ी घटना सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक कोबरा 210 बटालियन का एक जवान बारिश के कारण उफन रहे नाले की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि नाला पाल करते समय वह पानी की तेज धार में फंस गया और बह गया। ये घटना सुकमा बीजापुर सीमा क्षेत्र में घटी। कोबरा जवान गश्ती दल के साथ मिलकर इलाके से निकला था। आज सुबह नाला पार करते समय बारिश के कारण वो पहाड़ी नाले में बह गया। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें अपने अपने राज्य की ईवी पॉलिसी बना रही हैं। दिल्ली, हरियाणा के बाद अब छत्तीसगढ़ ने भी गुरुवार को अपनी इलेक्ट्रिकल वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। नीति का मकसद न सिर्फ सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में इजाफा करना है, बल्कि आने वाले दिनों में राज्य को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने नई ईवी नीति पर एक बयान जारी कर कहा कि छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके सामान के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन जाएगा। नई ईवी नीति से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बयान में कहा गया है कि नई ईवी पॉलिसी के तहत सरकार ने 5 साल का लक्ष्य रखा है, जिसमें 2027 तक ईवी के रूप में व्यक्तिगत उपयोग या व्यावसायिक इस्तेमाल के तहत वाहनों के 15% नए रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ ईवी पॉलिसी कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों वाहनों के लिए लागू होगी। ईवी नीति ने सभी इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स की छूट को मंजूरी दे दी है।
शिवपुरी जिले के बामोर कलां थाना इलाके के नया गांव में एक युवक ने महिला को रात भर बंधक बनाया और कट्टे की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म सहित अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी एक धर्म विशेष का होने से हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने थाने पहुंचकर आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मामला बामोर कलां में रहने वाली एक आदिवासी महिला का है। वो कुछ महीने से अपने मायके में रह रही थी। उसका पति बाहर मजदूरी करने गया था। महिला ने पुलिस को बताया कि पड़ोस में रहने वाले नईम खान को घर में आना जाना लगा रहता था। रोज सुबह शाम परिवार के साथ उठता बैठता था। नईम खान ने महिला को बातों में फुसलाया और खेतों पर घूमने के लिए राजी कर लिया। घुमाने के बहाने आरोपी महिला को जंगल ले गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। महिला ने इसका विरोध किया और मौके से भागी तो आरोपी ने उसका पीछा किया और बीच रास्ते में महिला को पकड़ लिया। महिला को बंधक बनाकर कट्टे की नोक पर रात भर दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर बामोर कलां थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी फरार है। छत्तीसगढ़ से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी करने वाले एक व्यक्ति का शव उसके परिजनों को सौंपने के लिए उनसे रिश्वत मांगी है। मामला उजागर होते ही पुलिस अधीक्षक ने उसे लाइन अटैच कर दिया है। दुर्ग के एसपी अभिषेक पल्लव ने सब इंस्पेक्टर प्रकाश शुक्ला को लाइन अटैच करने का आदेश जारी किया है। शुक्ला पर 24 साल के एक युवक द्वारा खुदकुशी करने के बाद उसका शव सौंपने की कागजी खानापूर्ति पूरी करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। मामला तब सामने आया जब मृतक के परिजनों ने आरोपी एसआई द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत एसपी पल्लव से की। उन्होंने पुलिसकर्मी द्वारा रिश्वत की मांग करने का एक कथित वीडियो भी पेश किया था। तो वहीं अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे। गुरुवार को 6,786 जांच में 115 पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 778 पहुंच गई है। प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में संक्रमित 38 मरीज भर्ती है। इनमें 4 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। प्रदेश में अब तक 10,45,289 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 10,33,766 ठीक हो गए हैं। कोरोना के कारण अब तक 10,745 लोगों की जान जा चुकी है। गुरुवार को 125 मरीज भी ठीक हुए हैं। प्रदेश में बालाघाट में 5, भोपाल में 26, बुरहानपुर में 7, होशंगाबाद में 2, इंदौर में 40, जबलपुर में 13, कटनी में 1, खंडवा में 5, खरगोन में 2, मंडला में 1, मुरैना में 1, नरसिंहपुर में 1, रतलाम में 2, वहीं रीवा में कोरोना का 1 मामला, सीहोर में 3 मामले देखने को मिले और उज्जैन में 2 संक्रमित मामले मिले हैं। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।